नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप चाहते हैं कि आपको वीडियो एक भी मिस ना हो तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, बात करेंगे हम आज। तो पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज हम उसके नेक्स्ट हिस्से में प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों, ध्यान देंगे, क्लास को शुरू करने से पहले देखेंगे दोस्तों कि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी। एक कोटेशन है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलती है। तो दोस्तों देखिएगा, कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो अगर आप उस कार्य को शिद्दत से करते हैं, मेहनत से करते हैं, लगन से करते हैं, तो अगर आपको थोड़ी देर में उसको सफलता नहीं मिल रही है तो आप उसको लगातार करते रहिए, क्योंकि आपका जो मेहनत है व्यर्थ नहीं जाता है। और ये जो मेहनत है वो एक दिन जरूर रंग लाएगी और आप एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। तो इसी के साथ चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिजीज के बारे में, डिजीज के कॉज के बारे में। आज हम जानेंगे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं बीमारी से संबंधित, उसको देखते हैं। जैसे दोस्तों, बात करते हैं कि यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है पैथोजन। तो देखिएगा दोस्तों, पैथोजन क्या होते हैं। पैथोजन को हम हिंदी में रोगाणु कहते हैं। अब ये रोगाणु क्या होते हैं, तो सबसे पहले अगर आप इसे चाहें तो तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, हम इसको तोड़ते हैं। आप इसको तोड़ सकते हैं दो हिस्सों में, पैथो प्लस जेन। पैथो प्लस जेन। तो दोस्तों देखिए, पैथो का मतलब होता है बीमारी यानी कि डिजीज। देखिएगा दोस्तों, ये डिजीज और ये जेन का मतलब होता है जेनेसिस। जेनेसिस, ये डिजीज को हम हिंदी में कहते हैं रोग, और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पन्न करना। उत्पन्न करना। तो इस दोनों टर्म को मिला करके हम पैथोजन को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो दोस्तों देखिएगा कि वैसे कारक जो बीमारी उत्पन्न करते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। तो आप पैथोजन जान लें कि पैथोजन क्या होते हैं। तो वैसे कारक होते हैं जो बीमारी को उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, बीमारी उत्पन्न करने वाले कारक में पैथोजन है, ये बायोलॉजिकल एजेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इसमें आपके वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगी हो सकता है, हेलमिंथ हो सकते हैं, या इसके अलावा विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने यहां पर देखा पैथोजन क्या होते हैं। फिर हम बात करते हैं सिम्टम्स की, कि आखिर सिम्टम्स क्या है। इसको हम कहते हैं रोग लक्षण। हिंदी में इसको रोग लक्षण कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, रोग लक्षण का मतलब क्या होता है। मानते हैं कि यहां पर एक व्यक्ति है, समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यहां पर एक व्यक्ति है और इसे कोई बीमारी है। बीमारी के बारे में हम लोग को नहीं पता है कि कौन सी बीमारी है, बस जानिए कि क्या है, तो इसे कोई बीमारी है। तो दोस्तों देखिएगा, ये बीमारी से ग्रसित है। तो क्या होता है कि इसके पेट में दर्द होता है, इसके सर में दर्द होता है। तो यहाँ पे ये अगर बताएगा तभी पता चलेगा हमें कि इसके पेट में दर्द है या इसके सर में दर्द है। तो इसका डिफिनीशन आपको मिल गया कि बीमारी के वैसे संकेत, बीमारी के वैसे संकेत जिसे कोई पेशेंट ही क्या कर सकता है, बता सकता है, या पेशेंट को ही महसूस होता है, उसी को हम सिम्टम कहते हैं। तो दोस्तों, ये रोग लक्षण क्या है, तो रोग लक्षण होते हैं कि जिसे केवल रोगी ही महसूस कर सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, तो वो हमारा नेक्स्ट टर्म है डिजीज साइन। तो दोस्तों देखिएगा, डिजीज साइन का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, मान लेते कि आप पीलिया से ग्रसित हैं, यानी कि जॉन्डिस से ग्रसित हैं। तो देखेंगे कि आपका जो आंख होगा वो पीला हो जाएगा। आपके आंख का जो व्हाइट वाला रंग है पीला हो जाएगा, जो त्वचा है वो पीला दिखेगा। और साथ ही साथ मानते हैं कि उसके अलावे कोई और साइन दिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, बात चली यहाँ पे कि ये डिजीज साइन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि डिजीज साइन का मतलब होता है कि रोग के चिन्ह, यानी जिसे कोई भी देख सकता है।
जैसे कि अभी बोला था हमने कि एक बीमारी था जॉन्डिस, जॉन्डिस जिसमें होता क्या है कि जो स्किन है और ये आई है, आई का सफेद वाला भाग, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं, यानी कि पीला हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जॉन्डिस में स्किन आई, तो अब हम आसानी से जान लेंगे कि यहाँ पे जो व्यक्ति था उसे क्या हुआ है, जॉन्डिस हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो डिजीज साइन क्या होते हैं, तो ये रोग के चिन्ह होते हैं जिसे बाहर से भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब देखिए इंक्यूबेशन पीरियड, जिसको हम कहते हैं हिंदी में संक्रमण काल, संक्रमण काल। तो दोस्तों ये संक्रमण काल क्या होते हैं, तो ध्यान देंगे संक्रमण काल का मतलब जैसे मानते हैं कि ये व्यक्ति है, ठीक है, उसके अंदर किसी पैथोजन का अटैक, पैथोजन का अटैक हुआ, इसे कोई कुछ भी पता नहीं है, पैथोजन का अटैक हुआ और क्या हुआ कि आज से 7 दिन बाद, यानी कि आफ्टर 7 डेज क्या होता है कि इसके शरीर में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं या कुछ सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, चेंजेस या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे थे ये इंक्यूबेशन पीरियड की, तो सिम्टम्स दिखाई देते हैं मतलब कि इन्फेक्शन के बाद सिम्टम्स उत्पन्न होने में जो वक्त लगता है, सिम्टम्स उत्पन्न होने में जो वक्त लगता है उसी को हम संक्रमण काल कहते हैं। तो इसको आसान से शब्दों में हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि वह समय काल जिसमें व्यक्ति में संक्रमण होता है और संक्रमण जो अभिकर्ता है, पैथोजन है, शरीर में वृद्धि करते हैं और जिसके फलस्वरूप शरीर में सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, यानी कि सिम्टम उत्पन्न होने से पहले के जो समय होगा उसी को हम इंक्यूबेशन पीरियड यानी संक्रमण काल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज की। तो दोस्तों ध्यान देंगे कम्युनिकेबल डिजीज, अब ये कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, तो इसको हम संचारित रोग भी कहते हैं। ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, बट यहाँ पे आज हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। यह है संचारित रोग। तो दोस्तों संचारित रोग को हम इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग। तो दोस्तों देखिएगा संक्रामक रोग यानी कि ये जो बीमारी है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है। जैसे देखिए मान लेते ये है चंगू, नाम रखते हैं इसका चंगू, बहुत ही खूबसूरत नाम है, और इसे रखते हैं मंगू। देखिएगा चंगू और मंगू, यहां पे देखिए। अब चंगू को क्या है, तो चंगू को एक बीमारी है। चंगू क्या है, तो ये संक्रमित है। चंगू क्या है, संक्रमित है, इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड है। अब होता यही है कि ये जो मंगू है चंगू का दोस्त है, लेकिन देखिए चंगू जो है संक्रमित है और मंगू क्या है, तो ये स्वस्थ है, ये हेल्दी है। अब हुआ यही कि एक दिन क्या हुआ कि जो चंगू है वो मंगू के घर गया। ये मान लेते हैं ये हो गया उसका घर, ये है मंगू का घर। अब हुआ कि मंगू के घर गया और क्या किया, तो ये मिठाई लेके गया। कौन, ये चंगू। अब मिठाई लेके गया तो रास्ते में क्या हुआ था, इसने बहुत बार खांसा था। ध्यान देंगे दोस्तों कि बहुत बार खांसा था। तो हुआ यही कि जब खांस रहा था तो इसके मुंह से पानी के छोटे छोटे बूंदे निकल रही थी, और जब खांस रहा था तो ये क्या कर रहा था,
अपने माउथ को हाथ से ढक रहा था और उसी हाथ से उसने क्या किया था, तो ये जो मिठाई का डब्बा है उसको लेके जा रहा था। तब हुआ यही कि जो चंगू है मंगू के घर गया और मिठाई के डिब्बों को दे दिया। ओके दोस्तों, तो हुआ यही कि उस वक्त तो चंगू मंगू दोनों फ्रेंड हैं, तो क्या हुआ, एकदम मस्ती में रहे। लेकिन हुआ यही कि चंगू अब मंगू के घर से फिर रिटर्न हो गया। अब देखते हैं कि उसके दूसरे दिन क्या हुआ कि मंगू भी संक्रमित हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस जो ये कम्युनिकेबल डिजीज है इसका डिफिनेशन इसी में है। तो मंगू भी संक्रमित हो गया और मंगू भी खांसने लगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या पता चला कि ये जो चंगू है इसने मंगू को बीमारी को क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। तो सिंपल सी बात है कि वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, स्थानांतरित होता है, उसी को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, या इसे हम इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज पैथोजन के कारण क्या होते हैं, फैलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कम्युनिकेबल डिजीज का डिफिनेशन पता चल गया होगा कि ये कम्युनिकेबल डिजीज होते क्या हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज को हमने क्या किया है कि इसके पैथोजन के आधार पर 5 हिस्सों में बांट दिया है, जिसमें सबसे पहले आपको बात करते हैं कि आपको ये जानना है बैक्टीरिया, यानी कि वह बीमारी जो बैक्टीरिया से होगा। दोस्तों यहाँ पे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के बारे में बता रहे हैं। तो अगर बात करते हैं कि पैथोजन क्या है, बैक्टीरिया है, तो टाइफाइड हो सकता है, फिर ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, फिर निमोनिया हो सकता है, फिर कलरा हो सकता है, फिर डायरिया हो सकता है। और फिर अगर वायरस से होने वाली बीमारी की बात करें तो वायरस से होने वाली बीमारी इन्फ्लुएंजा हो सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, एड्स हो सकता है, मम्प्स हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है और साथ ही साथ स्मॉल पॉक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये वायरस से होने वाली बीमारी है और ये बैक्टीरिया से होने वाली। अब बात करते हैं कुछ बीमारी जो कि प्रोटोजोन्स के कारण होता है, जैसे कि मलेरिया, फिर एमीबियासिस, ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है। फिर बात कर लेते हैं कि जो बीमारी हेलमिंथ्स के कारण होते हैं, जैसे कि टेनियासिस हो गया, फिर एस्करियासिस हो गया, फिर अल्फेंथेसिस हो गया। ये जो बीमारी है वो हेलमिंथ के कारण होता है। इसमें जो महत्वपूर्ण बीमारी है जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों को हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि फंगिस से होने वाली बीमारी। तो दोस्तों कवक से जो होने वाली बीमारी है उसमें यहाँ पर ये रिंगवर्म, यानी कि दांत खाद खुजली, जो कि होता है फंगी के द्वारा। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखें कि ये जो पैथोजन है, पैथोजन के आधार पर जो बीमारी है वो कौन कौन से हैं। तो बैक्टीरिया से ये बीमारियां होती हैं, वायरस से ये बीमारियां होती हैं, प्रोटोजोआ से ये बीमारियां होती हैं और हेलमिंथ से ये बीमारियां और फंगी से वो बीमारियां होती हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहां पर एक बहुत ही डेंजरस डिसऑर्डर के बारे में, जो कि है टाइफाइड। देखिएगा दोस्तों, इसको आप टाइफाइड फीवर भी कह सकते हैं। या इसे हम हिंदी में मियादी बुखार भी कहते हैं। मियादी बुखार भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं टाइफाइड क्या है। तो टाइफाइड को हम टाइफाइड फीवर भी कहते हैं या इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। एक्चुअली जो टाइफाइड है एक बहुत ही हाईली इन्फेक्टेड या हाईली इन्फेक्शियस, अब यहाँ पे हाईली इन्फेक्शियस कहने का मतलब होता है कि ये क्या होता है, इसका जो संक्रमण है इस बीमारी का बहुत ही तेजी से होता है। अगर हम एक आंकड़े की बात करें तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं
कि देखिए 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन जो लोग हैं प्रत्येक वर्ष क्या होते हैं, इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो डाटा है कि 1.5 मिलियन जो लोग होते हैं वो प्रतिवर्ष क्या होते हैं, पूरा अगर विश्व की बात करें। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो ये इंडिया का क्या है, मोस्ट कॉमन डिजीज है, मोस्ट कॉमन डिजीज है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बात किया टाइफाइड का। टाइफाइड एक हाई इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब इसका संक्रमण होता है बहुत जल्दी जल्दी फैलता है। फिर प्रत्येक वर्ष 2.5 मिलियन लोग क्या होते हैं, इससे संक्रमित हो जाते हैं, और ये इंडिया में मोस्ट कॉमन डिजीज होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर हम एज की बात करते हैं तो ये जो बीमारी है हर एज में, यानी कि प्रत्येक एज के लोगों को ये संक्रमित कर सकता है, बीमारी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं कि हाई इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, मतलब कि अधिक प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, तो वो होते हैं 1 से लेके 15 वर्ष के बच्चे। यानी कि 1 से जो 15 वर्ष के बच्चे होते हैं उस पर इस बीमारी का अधिक असर पड़ता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो बीमारी है टाइफाइड है, कि ये 2.5 मिलियन लोग क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ष संक्रमित होते हैं, और इंडिया में मोस्ट कॉमन डिजीज होता है। और फिर इस एज है तो प्रत्येक एज के लोग इससे संक्रमित हो जाते हैं, और ये हाई इम्पैक्ट किस पर डालता है, अधिक प्रभाव किस पर रहता है, तो 1 से लेकर 15 वर्ष के बच्चों पे। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लेंगे। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं ये जो टाइफाइड है इसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में, यानी कि इस बीमारी के कौन से कारक हैं जो कि टाइफाइड उत्पन्न करते हैं। देखिएगा, कॉजेटिव एजेंट, रोग कारक। तो टाइफाइड के जो कॉजेटिव एजेंट होते हैं वो होते हैं साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम या साल्मोनेला टाइफी। तो दोस्तों ये जो साल्मोनेला टाइफी है क्या है, तो यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। इसलिए जो टाइफाइड है बैक्टीरियल डिजीज होता है। तो इसके कॉजेटिव एजेंट हो गए साल्मोनेला टाइफी। अब बात करते हैं कि ये बीमारी फैलता कैसे है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड कैसे होता है, यानी कि ट्रांसमिशन। संचरण या प्रसारण, इस बीमारी का संचरण कैसे होता है। तो देखिएगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये साल्मोनेला टाइफी, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि यहाँ पे ये वाटर है, ये वाटर है, और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया हैं। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये फैलेगा कैसे। तो देखेंगे ये जो डिसऑर्डर है कैसे फैलता है, तो कंटामिनेटेड यानी कि दूषित, कंटामिनेटेड फूड, दूषित भोजन, और कंटामिनेटेड वाटर। यानी अगर मानते हैं कि ये पानी है और ये संक्रमित है, इसमें साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, अगर आप उसको क्या कर लेते हैं, इंटेक कर लेते हैं, पानी उसको पी लेते हैं, तो होगा यही कि यहाँ पे आप भी उससे संक्रमित हो जाएंगे। तो देखिएगा इस फैलता कैसे है, तो संक्रमित भोजन और संक्रमित वाटर से। जैसे देखिएगा, मानते हैं कोई व्यक्ति है
जो कि क्या है, टाइफाइड से ग्रसित है, वो जा करके खुले में शौच कर देता है। खुले में शौच कर देता है और उसके शौच पे मक्खियां क्या आती हैं, बैठती हैं। और वही मक्खी क्या हुई, जा करके आप क्या किए, आप खाना बना करके रखे हुए, आपका खाना एकदम क्या है, बाहर है, खुले जगह पे है, और वो मक्खियां जा करके बैठ जाती हैं। अब जा करके बैठेंगे तो देखिएगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा मक्खी को देख लेते हैं। देखिए ये मक्खी, जो ये मक्खियां हैं, तो इनका जो पैर है उस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे, ये ऐसे रुए की तरह होता है, रुए की तरह। अब होगा यही कि ये मक्खी बैठ गई भोजन पे, कब, जब ये ऑलरेडी जा करके किस पे बैठी हुई थी, तो व्यक्ति ने क्या वो शौच किया था उसके शौच पे। तो क्या होंगे कि इसके जो बैक्टीरिया हैं इसके पैरों में जाकर के क्या है, चिपके हुए हैं, और यहीं जाकर के क्या होती है, आपके थाली में जाकर के बैठ जाती है। अब बैठ जाती है, थाली में जाकर बैठ जाती है, उसमें भोजन है, तो ये जो बैक्टीरिया हैं वो भोजन के ऊपर चले जाते हैं। अब भोजन के ऊपर जब चले जाते हैं तो आपका भोजन क्या होता है, कंटामिनेटेड हो जाता है, और वही भोजन आप ग्रहण कर लेते हैं, तो आप इस बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि इस बीमारी का संचरण या ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो इस बीमारी का जो ट्रांसमिशन होता है वह कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है। यानी कि इसको कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस मोड का ट्रांसमिशन का मोड क्या है, तो वह है फीकल, ऑरल, रूट। यानी कि जो शौच है, शौच से मुख के रास्ते, शौच से मुख के रास्ते, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति ने खुले में शौच किया या कहीं शौच किया और शौच के संपर्क में मक्खियां, इन मक्खियां ने क्या किया, इस बैक्टीरिया को ला करके आपके भोजन पर रख दिया। तो ऐसे, तो यहाँ पे हमने देखा इसके कॉजेटिव एजेंट कौन है, और तो कॉजेटिव एजेंट सल्मोनेला टाइफी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक बैक्टीरिया है, और इसका संचरण कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, अब हम इस बीमारी की बात करें तो इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स यानी कि रोग लक्षण। रोग लक्षण की बात करेंगे तो देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो इस बीमारी के रोग लक्षण है वो क्या है, तो सबसे जो पहला रोग लक्षण है वह है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज। देखिएगा, अब कब्ज क्या है तो इसको ध्यान सुनेंगे। कब्ज का मतलब होता है कि आप सुबह में शौच करने गए और आपका शौच साफ नहीं हुआ, मतलब कि आपको शौच करने में दिक्कत हो रही है, आप शौच नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं कब्ज। अब देखिए, जब आप पूरी तरह शौच नहीं कर पाएंगे, आपका जो सुबह का नित्य क्रिया है अच्छे से नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है आपको भूख भी नहीं लगेगी। तो भूख भी नहीं लगेगी तो दूसरा हमारा सिम्टम्स हो जाता है लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट, दोस्तों एपेटाइट का मतलब होता है क्या, भूख। यानी कि इस बीमारी में क्या होगा कि आपको भूख में कमी आ जाएगी, मतलब आपको भूख नहीं लगेगा। अब है तीसरी बात, कि तीसरी बात में इसमें होता है एस्टोमक पेन, मतलब कि आपके पेट में दर्द होता है। एस्टोमक पेन होता है। तो टाइफाइड के लक्षण में से पहला है कि कब्ज हो जाएगा, दूसरा है कि भूख नहीं लगेगा, यानी भूख का कम लगना, भूख का कम लगना, फिर एस्टोमक पेन, पेट में दर्द, पेट में दर्द। अब देखिए क्या होता है, इस बीमारी में फीवर होता है।
बुखार। और यहाँ पे नोट करने योग्य बात है कि ये जो फीवर होगा उसका इंटेंसिटी कितना होगा, तीव्रता क्या होगा। तो ये जो फीवर होगा इसका जो रेंज होता है वो होता है 39 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जिस व्यक्ति को फीवर होगा टाइफाइड वाला, तो उसमें जो बुखार लगेगा उसका रेंज होगा 39 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। और दोस्तों ध्यान देंगे आपके एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा गया है कि देखिएगा क्या पॉइंट लिखा गया है कि सस्टेन हाई फीवर। इस पॉइंट को समझिएगा, सस्टेन हाई फीवर, यानी कि ये सस्टेन का मतलब क्या, सस्टेन का मतलब क्या। तो दोस्तों यहाँ पे जो फीवर होगा वो क्या होगा, सस्टेन का यहाँ पे मतलब है बार बार, यानी कि इस बुखार में बार बार क्या होता है, सॉरी इस बीमारी में बार बार फीवर आता है। मतलब कि मान लेते आपने दवा खाया, आज ठीक हुआ, लेकिन कुछ वक्त के बाद फिर से क्या होता है, आपको फीवर आ जाता है और उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है 104 फ़ारेनहाइट, यानी कि ये सस्टेन हाई फीवर। तो इसमें बार बार बुखार आता है। तो दोस्तों ये था इसका सिम्टम्स। और इसके अलावे भी देखिएगा इस बीमारी के सिम्टम्स, जैसे देखिए यहां पे एक व्यक्ति है, ठीक है, अब देखिए अब होता यही है कि जो व्यक्ति है जो संक्रमित है उसका ये जो पेट वाला हिस्सा है, पेट वाले हिस्से में क्या हो जाएंगे कि लाल लाल रसेस, लाल लाल रसेस हो जाएंगे, मतलब कि लाल लाल धब्बे हो जाते हैं। तो है कि लाल लाल धब्बे उत्पन्न होना, रेड रसेस। लाल लाल धब्बे। हाँ, और दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसके अलावे क्या और भी सिम्टम्स होते हैं। तो हाँ बिल्कुल इसके अलावे और सिम्टम्स हैं, जैसे कि ये जो बीमारी है इसमें जो ये बैक्टीरिया है सल्मोनेला टाइफी, अब ये करता क्या है कि भोजन के या पानी के रास्ते जाएगा और ये पहुंच जाता है कहाँ, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में, और जा करके इंटेस्टाइन में अपनी संख्या बढ़ाता है और वहां पे ये करता है इन्फेक्शन। और जब इन्फेक्शन होता है तो इंटेस्टाइन की कोशिकाएं डेड होती है, मरती हैं, जिसके कारण क्या होता है, इंटेस्टाइन में हो जाता है परफोरेशन। इसमें क्या हो जाता है, परफोरेशन। अब ये परफोरेशन का मतलब होता है छिद्र हो जाता है, यानी कि उसके जो इंटेस्टाइन है उसमें हो जाते हैं छिद्र। अब छिद्र हो जाते हैं तो क्या होगा कि उससे ब्लड निकलेगा, और यहां तक कि इसमें व्यक्ति का डेथ भी हो जाता है। तो डेथ एक्चुअली आप इसको सिम्टम्स में नहीं रखेंगे। तो देखेंगे सिम्टम्स में कॉन्स्टिपेशन है, भूख ना लगना है, फिर पेट में दर्द है, फिर फीवर है जिसका रेंज 39 से लेकर 40 डिग्री है और 104 फ़ारेनहाइट है, और सस्टेन हाई फीवर मतलब ये बुखार बार बार आता है। और क्या होते हैं कि त्वचा के ऊपर एब्डोमिनल एरिया में लाल लाल धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये इस बीमारी के सिम्टम्स थे, आप इसे नोट कर लेंगे। अब देखिएगा, अब हमने सिम्टम्स देख लिया। अब सिम्टम्स के बाद अब देखेंगे कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए, इसका प्रिवेंशन कैसे होगा, इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो देखिएगा बात करते हैं अब हम इसके प्रिवेंशन की।
रोकथाम। तो रोकथाम कैसे करेंगे? तो अगर चाहते हैं कि आपको टाइफाइड ना हो तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको फ्रेश फूड खाना चाहिए। दूसरी बात, उबला पानी पीना चाहिए। तीसरी बात, आसपास साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि आसपास साफ सफाई रखना चाहिए। और चौथी बात कि भोजन को संक्रमण से बचाने के लिए भोजन को ढक कर रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। यानी कि we should eat fresh food, we should drink boiled water and proper cleanliness around us and और भोजन को क्या करना चाहिए, प्रॉपरली ढक के रखना चाहिए और संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ये था इसका प्रिवेंशन। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों देखिएगा, ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो इस बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो वैक्सीन है कि अगर आप वैक्सीन लगवा लेते तो बीमारी नहीं होगा। तो इसके लिए वैक्सीन है, टैब वैक्सीन। टैब वैक्सीन। अब ये जो टैब वैक्सीन है, इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करते हैं तो TAB। टी का मतलब होता है टाइफाइड, ए का मतलब होता है एंटी और बी का मतलब होता है बैक्टीरियल। तो देखिए दोस्तों, टाइफाइड एंटी बैक्टीरियल, तो यहाँ पे जो टैब वैक्सीन है इसको अगर आप लगवाते हैं तो टाइफाइड से आप बच सकते हैं। या इसके अलावा अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें कि इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है एंटीबायोटिक से, तो एंटीबायोटिक में हो जाएंगे क्लोरोमा फेनिकोल, क्लोरोमाफेनिकोल, और एक और एंटीबायोटिक है जिसे आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन के नाम से जानते हैं। तो ट्रीटमेंट करने के लिए वैक्सीन, टैब वैक्सीन लगवाया जा सकता है, फिर ये एंटीबायोटिक क्लोरोमाफेनिकोल और सिप्रोफ्लॉक्सिन का यूज कर सकते हैं। तो ये है ट्रीटमेंट। अब बात रहा कि इस बीमारी को डायग्नोसिस कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे। तो देखिएगा, इस बीमारी की जांच कैसे होगी। तो देखिए, जांच के लिए इस यानी कि डायग्नोसिस, डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं तो दोस्त यहाँ पे जो डायग्नोसिस की बात करेंगे तो इसका जो जांच है वो होता है विडाल टेस्ट। टाइफाइड के टेस्ट को हम क्या कहते हैं, विडाल टेस्ट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि टाइफाइड का जो जांच होता है वो किस टेस्ट के द्वारा होता है। तो टाइफाइड का जो जांच होता है विडाल टेस्ट के
द्वारा होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा टाइफाइड और टाइफाइड से रिलेटेड कि सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, ये सब हमने देखा। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको हम एक स्टोरी बताते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और स्टोरी है टाइफाइड मैरी की। देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो औरत है इसे आप टाइफाइड मैरी के नाम से जानते हैं। तो ये जो औरत है क्या कर रही है, तो खाना बना रही है। एक्चुअली जो टाइफाइड मैरी है इसका जो पूरा नाम है वो है मैरी मेलन। देखिएगा ये जो औरत है इसका नाम है मैरी मेलन, जिसे टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चंस आते हैं कि टाइफाइड मैरी का नाम क्या था, तो मैरी मेलन, ये अमेरिका की थी। अब देखिए हुआ यही था कि ये जो औरत है टाइफाइड मैरी, इसको मोस्ट हार्मलेस, देखिएगा मोस्ट हार्मलेस एंड येट द मोस्ट डेंजरस वुमन इन अमेरिका, यानी कि अमेरिका की एक बहुत ही खतरनाक क्या है ये औरत थी। यानी कि इसने क्या किया था, बहुत दिनों तक इस बीमारी को, यानी कि जो टाइफाइड बीमारी है उसको स्प्रेड किया था अमेरिका में। यानी कि ये जो थी सब इसके पहले ये क्या थी, संक्रमित थी, यानी कि इन्फेक्टेड थी, और कह सकते हैं कि यह क्या थी, टाइफाइड का करियर, टाइफाइड का वाहक थी, यानी कि टाइफाइड फैला रही थी। तो बहुत दिनों तक क्या की, ये टाइफाइड को फैलाई। बाद में क्या हुआ कि इसे कितनी बार अरेस्ट भी किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइफाइड मैरी का स्टोरी है कि इसको मैरी मेलन भी कहा जाता है और शॉर्ट में से टाइफाइड मैरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्या की थी, बहुत दिन तक टाइफाइड को फैलाई थी। तो दोस्तों आज के क्लास में हमने डिस्कस किया कम्युनिकेबल डिजीज और क्या होता है टाइफाइड। अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर टाइफाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसको शेयर करना ना भूलें, और साथ साथ कमेंट और लाइक जरूर करते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको और भी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारियों के बारे में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जो टाइफाइड है आपको समझ में आ गया होगा। बट दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ पे एक पॉइंट है, थोड़ा सा उस पर आप गौर करेंगे। देखिएगा कि यहाँ पर ये जो टाइफाइड है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, आप नोट कर लेंगे पहले कि टाइफाइड का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 1 से लेके 3 वीक तक, मतलब कि 10 से 20 दिन भी हो सकता है। तो ये अब जाकर के टाइफाइड कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम जानेंगे निमोनिया के बारे में या इससे और भी अलग डिजीज के बारे में। तो दोस्तों इस चैनल पे बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।